जैसे इस्लाम हरा आतंक है, उसी तरह से ईसाईयत सफेद आतंक है। वहीं भारत में ईसाई इस्लाम से ज्यादा खतरनाक हैं। लव जिहाद के मामले में ये दोनों ही एक जैसे हैं। अगर मेरी बेटी सीरियाई आतंकी कैंप में रहती है तो मुझे आपत्ति होगी। यही लव जिहाद की असली परिभाषा है। दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं, लेकिन आप लोग जरा सोचिए कि इस तरह का बयान आखिर किसका हो सकता है? कौन दे सकता है ऐसा बयान? कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म विशेष को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, या जिसकी संविधान में आस्था ही ना हो, या फिर किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति? आपके दिमाग में शायद ऐसी ही बातें आ रही होंगी। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि इस तरह की नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आज की तारीख में जज बन गया है, तो आप क्या कहेंगे? खैर, आप जो भी कहें, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने ये बातें आपसे कही हैं, ये 100% सच हैं। साल 2018 में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव रही विक्टोरिया गौरी ने यह बयान भारत मार्ग नाम के एक यूट्यूब चैनल को 2018 में दिया था। ये विक्टोरिया गौरी वही हैं जिन्होंने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली है। तो दोस्तों, क्या हो जब हेट स्पीच यानी कि नफरत फैलाने के आरोपी ही जज बनाए जाने लगे, और क्या हो जब किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग न्यायपालिका चलाने लगे, तो अदालतों, न्याय और उनके आदेश कितने तटस्थ होंगे, यह देश की जनता को अब सोचना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम न्यायपालिका में राजनीतिक दखल को असंवैधानिक बता रहा है, दूसरी तरफ वही कॉलेजियम सत्ताधारी दल की नेता रह चुकी, उसके संगठन में अहम भूमिका निभा चुकी एक महिला को हाईकोर्ट का जज बना देता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि विक्टोरिया गौरी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती रही हैं अब तक। वो कैसे बीजेपी के बड़े नेताओं से अभी तक जुड़ी रही हैं। इनका पूरा नाम है लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी। ये बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव रही हैं। इससे पहले ये जिला स्तर पर भाजपा की पदाधिकारी थीं। 2010 में इन्हें तत्कालीन महिला मोर्चा अध्यक्ष स्मृति ईरानी ने केरल महिला मोर्चा का राज्य प्रभारी नियुक्त किया था। इसके बाद साल 2011 में गौरी को कन्याकुमारी जिले के जिला पंचायत वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत काउंसलर के रूप में चुना गया था। वो पंचायत काउंसलर सीट से चुनाव लड़ने वाली और जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला नेता थी। 2016 में गौरी को महिला मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। गौरी अब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राजनीतिक बहसों में भी हिस्सा ले चुकी हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वो पार्टी के लिए प्रचार भी करती हैं और बहुत सक्रिय भूमिका निभा चुकी हैं। आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति किसी पार्टी के लिए इतने लंबे वक्त तक काम कर चुका हो, क्या वो कभी उस पार्टी के खिलाफ कोई फैसला लिखेगा? इसकी क्या गारंटी है कि उसकी राजनीतिक विचारधारा उसके फैसलों के आड़े नहीं आएगी? दोस्तों, वकीलों के एक पैनल के द्वारा जबरदस्त विरोध के बावजूद उन्हें मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया। विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति के खिलाफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में गौरी के खिलाफ बीजेपी से कनेक्शन, उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड का हवाला दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि उन पर हेट स्पीच के भी आरोप हैं। विक्टोरिया गौरी के अपॉइंटमेंट के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के 22 वकीलों के ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में यह कहा गया था कि गौरी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। वकीलों ने कहा था कि विक्टोरिया गौरी ने इस्लाम को हरा आतंक और क्रिश्चियनिटी को सफेद आतंक कहा था, ऐसे बयान दिए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जो व्यक्ति जज बने उसकी संविधान में पूरी आस्था होनी चाहिए,
लेकिन विक्टोरिया गौरी के मामले में और खासकर उनके बयानों से यह लगता नहीं है कि उनकी संविधान में कोई आस्था है। उनके बयान धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने वाले रहे हैं। ऐसे में उन्हें जज नियुक्त करना ठीक नहीं होगा। वकीलों की इस याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जिन बयानों का जिक्र किया जा रहा है वो 2018 के हैं और मेरा मानना है कि गौरी के नाम पर फैसला लेने से पहले कॉलेजियम ने निश्चित तौर पर इस विषय पर विचार किया होगा। तो सवाल उठता है कि अगर कॉलेजियम ने विक्टोरिया गौरी की हेट स्पीच के मामले पर विचार किया तो फिर उन्हें क्लीन चिट कैसे दे दी गई, किस आधार पर उन्हें जज बनाया गया, यह भी कॉलेजियम को बताना चाहिए था। खैर, विक्टोरिया गौरी के खिलाफ याचिकाकर्ताओं का जो दूसरा तर्क था वो ये कि वो भारतीय जनता पार्टी की नेता रही हैं। इस पर जस्टिस BR गवई ने कहा कि जज बनने से पहले मैं भी राजनीतिक पृष्ठभूमि का था। मैं 20 साल से न्यायाधीश हूं और कभी भी मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरे काम के आड़े नहीं आया। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, कोर्ट कचहरी और अदालतों से जुड़े जज पहले भी राजनीतिक रसूख से प्रभावित हुए हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह इतिहास कहता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ऐसे में क्या जस्टिस गवई की खुद पर की गई टिप्पणी से यह बात जस्टिफाई हो जाती है कि न्याय के आड़े राजनीतिक विचारधारा नहीं आती? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का कहना है कि नैतिकता के लिहाज से जजों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। कानूनी पहलुओं को देखा जाए तो जज बनने के बाद कोई भी व्यक्ति पार्टी का सदस्य और नेता नहीं रह सकता। इसीलिए उन्हें जज बनने से पहले पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र देना जरूरी होता है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जजों का राजनीति से जुड़ा विवाद कोई आज का नहीं है। जजों के रिटायर होने के बाद राजनीति में एंट्री, राजनीतिक पार्टियों को ज्वाइन करने पर इससे पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं और कई ऐसे जज रहे भी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद चुनाव लड़ने के साथ राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और मंत्री तक बने हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि न्यायपालिका पर राजनीति कैसे हावी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक जज हुआ करते थे, नाम था बहारुल इस्लाम। जस्टिस इस्लाम विवादों में तब आए जब उन्होंने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के साथ 1982 में एक विवादास्पद मामला हुआ था। शिवनंदन पासवान का एक मामला हुआ था, बिहार का यह मामला था और उस दौरान कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के पक्ष में इन्होंने फैसला सुनाया था और इस फैसले को सुनाने के कुछ ही समय बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के लिए ही अपने जज के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद साल 1999 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से हटने के बाद जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। कुछ इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति KS हेगड़े का नाम भी विवादों में रहा है। उन्होंने आपातकाल के दौरान कई मामलों में कांग्रेस के खिलाफ फैसला सुनाया था और बाद में वो जनता पार्टी में शामिल हो गए और वो लोकसभा के अध्यक्ष तक बने। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।